हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल क्लासेस। ओकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। आजकल हम अपनी क्लास में बात कर रहे हैं इंडिया के एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी की, जिसमें हमने इंडिया के साउथ ईस्ट एशिया में जो एक्सटेंडेड नेबरहुड में कंट्रीज़ हैं उनके साथ इंडिया के रिलेशंस पे चर्चा करी है। और अब हम चर्चा करने वाले हैं सेंट्रल एशिया में इंडिया के जो एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी के तहत जो इंटरेस्ट हैं उन पर बात करने वाले हैं, और उन वहाँ के जो देशों के साथ भारत का संबंध है उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी जो है इंडिया की एक काफ़ी महत्वाकांक्षी नीति रही है सेंट्रल एशिया को लेकर के। सेंट्रल एशिया में जैसे कि आपको मालूम होगा कि यहाँ पे 5 कंट्रीज़ हैं, जो ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये 5 कंट्रीज यहाँ पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज कहे जाते हैं। सेंट्रल एशिया में जो भी ये देश हैं वो एक यूरेशियन प्लेटू पे, आप कह सकते हो यूरेशियन प्लेट पे स्थित हैं। जैसे कि आप इधर देखो यूरोप, ये यूरोप और जो इंडिया है उसके मध्य और चाइना के मध्य जो है एक बॉर्डर का काम करते हैं। तो इसी तरीके से जो है ये प्राचीन काल से ही एक तरीके से बफर जोन के रूप में काम करते आ रहे हैं। आप ब्रिटिश इंडिया एम्पायर की बात करोगे तो वहाँ पे भी ये जारिस्ट एम्पायर के बीच में और ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के बीच में एक बफर का काम करते आ रहे हैं। काफ़ी समय तक ये देश जो है रशिया के उपनिवेश रहे हैं। रशियन के उपनिवेश के रूप में ये डेवलप हुए हैं, और जो कोल्ड वार का एरा चला था उस टाइम पे भी ये रशिया के ही कंट्रोल में थे। यूएसएसआर जो था उसमें ये 5 कंट्रीज रशिया के पार्ट थे, यूएसएसआर के पार्ट थे। 1992 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था तो ये देश अचानक से आज़ाद हो गए थे। अचानक से आज़ाद हो गए थे कहने का मतलब ये है कि ये प्रिपेयर नहीं थे इस प्रकार के फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए, इसलिए उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा उस टाइम पे। आज़ाद होने के बाद से इनकी इकोनॉमी बिल्कुल ही एक तरीके से ख़राब चल रही थी स्थिति। ये सारी चीज़ों के लिए रसिया के ऊपर डिपेंड थे। एक तरीके से रसिया ने इनको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डेवलप किया था। आज भी आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो रसियन कंट्रोल की याद दिलाते होंगे। यहाँ पे हर चौराहे पे आपको लेनिन की एक मूर्ति मिल जाएगी। दिस काइंड ऑफ थिंग्स यहाँ पे रसिया के इन्फ्लुएंस को दिखाते हैं। तो ये जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं ये प्राचीन काल से ही, क्या जैसे कि आप सुना होगा कि मंगोल खान जो चंगेज खान था, मंगोलिया से जो निकला हुआ था, और जो मंगोलों का साम्राज्य था वो इस पूरे रीजन में फैला हुआ था। ये पूरा रीजन शुरू से ही जो है छोटे छोटे ट्राइब्स में बटा हुआ था। ट्राइब्स जैसे कि आप देखते हो, ये जो नाम लिखा हुआ है कज़ाक, ये एक ट्राइब का नाम है, ठीक है। उज़्बेक, ये भी एक ट्राइब का नाम है। तुर्क, ये भी एक ट्राइब का नाम है। किर्गिज, ये भी एक ट्राइब का नाम है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये पूरा रीजन छोटे छोटे ट्राइब्स के द्वारा कंट्रोल होता रहा है, और ये ट्राइब्स एथनिक डाइवर्सिटी को यहाँ के दिखाते हैं, ठीक है। ये पूरा एक तरीके से सिनेरियो है। वर्तमान परिदृश्य में अगर देखा जाए तो आज की जो ग्लोबल परिवेश है, हम यहाँ पे इसको मैप में देखने की कोशिश करते हैं। तो ये दिस इज इंडिया, ये इंडिया है, और ये पीओके वाला रीजन है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये पीओके वाला रीजन काफ़ी क्लोज है यहाँ से, सेंट्रल एशिया से। तो अगर इंडिया का ये कंट्रोल यहाँ होता पीओके से तो काफ़ी नज़दीक ये होती है कंट्रीज के साथ, कनेक्टिविटी काफ़ी, कोई समस्या ही नहीं थी। आज इंडिया के लिए जो इस प्रकार की समस्या का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है वो समस्या अब होती ही नहीं, क्योंकि ये पूरे जो हैं ये कंट्रीज का कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो इसलिए इनके साथ कनेक्टिविटी बनाने में इंडिया को काफ़ी दिक्कत हो रही है। और ये पाकिस्तान जो है यहाँ पे अपने पाकिस्तान जो है हमारा परंपरागत दुश्मन है, तो हमारे लिए इस पर विश्वास करना मुश्किल है। और यहाँ इंडिया जो चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा है, अभी जो पाकिस्तान की कंडीशन बनी हुई है उसके माध्यम से तो ये कहना मुमकिन नहीं है कि ये एक तरीके से फीजिबल होगा कि अफगानिस्तान होते हुए यहाँ तक इंडिया जा सकता है। हो सकता है तालिबान के साथ अगर ऐसा सामंजस्य बैठता है तो एक परिस्थिति बन सकती है, लेकिन अभी भी ईरान के माध्यम से ही हो सकता है कि तुर्कमेनिस्तान जाने का कोई जो एनटीसी जो डेवलप किया जा रहा है, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जब डेवलप करने की जो बात इंडिया ने की थी,
उसके माध्यम से हो सकता है कि हम सेंट्रल एशिया से कनेक्ट कर पाए। तो ये एक सेंट्रल एशियन कंट्रीज का पूरा सिनेरियो है। और दूसरी बात, चाइना के से भी उनका बॉर्डर बनता है, तो चाइना का भी इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा इस रीजन में हो रहा है। ये रीजन जो है एनर्जी सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इंडिया एससीओ का मेंबर बना हुआ है, जहाँ पे ये सारे कंट्रीज जो है मेंबर है, सारे नहीं, तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को एक एक सिस्टमेटिक वे में देखने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि सेंट्रल एशिया जो है, इसका जो एशिया का ज्योग्राफिकल सेंटर इसको कहा जा सकता है। और जो ये है 4 रिलीजियस आइडियोलॉजीज के कॉन्फ्लुएंस पे स्थित है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। इस्लाम, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी एंड हिंदुइज्म, ये 4 रिलीजियस कॉन्फ्लुएंस हैं, आइडियोलॉजीज हैं, जहाँ जिनके इस्लाम भी यहाँ पे है, बुद्धिज्म यहाँ पे है, ठीक है, हिंदुइज्म है और क्रिश्चियनिटी है, इनके संगम पे ये स्थित है। और यहाँ पे अभी 5 कंट्रीज हैं, जैसा कि हमने देखा था, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। और ये सारे जो देश हैं 1991 में यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद से आज़ाद हुए थे। और इंडिया और सेंट्रल एशिया का जो रिलेशनशिप है उसकी हिस्ट्री काफ़ी प्राचीन है। मतलब प्राचीन काल में आपने सुना होगा कि कुषाण काल जो शासन था, कुषाण था, शकू का शासन इंडिया में था, ठीक है, पहलव पहलव थे, इसी तरीके से यवन थे। तो ये इनका शासन था, ये कहीं ना कहीं से इनका सेंट्रल एशिया से संबंध था। ये सेंट्रल एशिया से होते हुए इंडिया में आए थे। जैसे कि एक यूची कबीले की जो लोग थे वो कुषाण कहे गए थे इंडिया में, वो आए थे और उन्होंने इंडिया के पेशावर वाले एरिया में, जो आज पाकिस्तान में है, तक्षशिला वाले एरिया में कुषाण साम्राज्य का स्थापना करी थी। तो उस टाइम से ही सेंट्रल एशिया से लोग यहाँ पे आने लगे थे। सेंट्रल एशिया में जो विम खडफिसस था, जिसने सबसे पहले गोल्ड के कॉइन्स जारी किए थे इंडिया में बड़ी मात्रा में, और कुषाण जो गांधार आर्ट्स जैसे कि आप देखते हो, ठीक है, तो ये सेंट्रल एशिया से आए हुए ही लोग थे। और उससे पहले भी अगर हम बात करें प्राचीन काल में, तो वहाँ पे जो अन्य जो काबिले ट्राइब्स थे, ठीक है, उनका भी इन्फ्लुएंस इंडिया में रहा है। इसके बाद से जो मिडिवल एज था, मिडिवल एज में काफ़ी और ज़्यादा क्लोज हो गया ये रिलेशनशिप, यानी कि जो मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए थे मैक्सिमम उधर से ही आए थे, सेंट्रल एशिया से ही आए थे। जैसे कि आप मुगल्स की अगर बात करो, मुगल्स, तो मुगल्स कहाँ से आए थे? मुगल्स आए थे सेंट्रल एशिया के ही फरगाना वैली से। फरगाना वैली जो आजकल जो है ड्रग्स ट्रैफिकिंग के लिए काफ़ी बदनाम हो गई है, यहाँ से मुगल्स आए थे। मुगल्स जो है तैमूर और चंगेज खान के वंशज थे, उनका मिक्सअप था, ठीक है। तो फरगना वैली से ही आए थे और फरगना वैली सेंट्रल एशिया में ही है। तो इस तरीके से काफ़ी हिस्टोरिक लॉन्ग हिस्ट्री रही है दोनों देश, दोनों की साथ में। और सेंट्रल एशिया के साथ जो है इसी तरीके से लॉन्ग ट्रेड और कल्चरल लिंकेजेस भी रहे हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन तक इसके ट्रेसेस जा सकते हैं अगर आप इसके बैकग्राउंड ढूंढना चाहे तो। सेंट्रल एशिया जो है इंडिया का एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी के तहत आता है, आप जैसा कि हमने बात करी थी इसके बारे में। कनेक्ट सेंट्रल एशिया की अगर बात करें तो जो की पॉइंट है वो पॉलिटिकल कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, राजनीतिक सहयोग, आर्थिक सहयोग, रणनीतिक या सामरिक सहयोग, क्षेत्रीय संपर्क यानी कनेक्टिविटी, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोऑपरेशन इन एजुकेशन, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, मेडिकल कोऑपरेशन एंड कोऑपरेशन इन द रीजनल ग्रुपिंग्स, ये सब जो है इंडिया का कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी के तहत आ रहा है। आप यहाँ पे बुद्धिज्म को भी यूज़ कर सकते हैं, इंडिया के माध्यम से बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरीके से जो सेंट्रल एशिया में कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी है उसको 4 C's से डिफाइन करने की बात यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। कॉमर्स, कनेक्टिविटी, काउंसिलर एंड कम्युनिटी, ठीक है, कॉमर्स, कनेक्टिविटी, काउंसलर एंड कॉन्टिन्यूटी। आप देखोगे कि ये जो सारी चीजें हैं, ओल्ड जो सिल्क रूट था, ओल्ड सिल्क रूट, आपको मालूम है कि ये कोई रोड नहीं था लेकिन एक तरीके से एक आभासी मार्ग था। इस मार्ग से ही ट्रेड होते थे, जिनको इंडिया के जो
कुषाण डायनेस्टी थी वो एक तरीके से कंट्रोल करती थी इस रीजन में, ठीक है। तो जो ट्रेक सिल्क रूट था ना, वो मुस्लिम देशों को यूरोप, दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया के से जोड़ा जोड़ा था, और जिसके कारण जो सेंट्रल एशिया में जो ट्राइबलिज्म है, ट्रेडिशनलिज्म है और मॉडर्नाइजेशन है, उसके बाद बीच में संघर्ष तेज हो गया था, ठीक है। और फिर बाद में भी उसमें काफ़ी बदलाव भी दिखाई दिए थे इस रीजन में, और ये रीजन ट्रेस के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया था। यहाँ पे चूंकि जो खाना बदोश लोग जिंदगी जीते थे, तो इस तरह से इतिहास में कोई संप्रदाय, कोई एक यूनिफाइड जो है साम्राज्य नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो मध्य एशिया के देश हैं, उनके साथ भारत का संबंध एक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से शुरू हुआ था। एक तो सोवियत के विघटन के बाद से इनका घनिष्ठ संबंध विकसित करने की कोशिश कर रहा है भारत। और जो ये सेंट्रल एशिया के कंट्रीज हैं, वो एक तो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, और दोनों के मध्य जो भारत के 5 जो देश हैं, उनके साथ भारत का जो $2 बिलियन का व्यापार है। इसलिए भारत चाहता है कि इनके बाजारों तक अपनी पहुंच को बनाई जाए, और इसके लिए चाबहार पोर्ट को विकसित करने का काम किया जा रहा है इंडिया के द्वारा। हालांकि भौगोलिक रूप से अफगानिस्तान और मध्य एशिया लैंड लॉक क्षेत्र हैं, इसके बावजूद ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से भारत, अफगानिस्तान और मध्य एशिया, जो ये सेंट्रल एशिया के जो देश हैं, इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए काम कर सकते हैं, ताकि दोनों के बीच में व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्रों में आदान प्रदान जो है इंश्योर किया जा सके। वर्ष 2019 की अगर बात करें, तो भारत द्वारा मध्य एशिया के देशों के साथ जो है एयर कॉरिडोर पर बातचीत का प्रस्ताव रखा गया। एयर कॉरिडोर के माध्यम से जो है ऊपर से एयर कॉरिडोर के माध्यम से संबंध, कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। तो एयर कॉरिडोर बनाने की बात हुई है, जिसे व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि भारत पहले से ही भारत और अफगान शहरों के बीच में कई मालवाहक परिवहनों के लिए हवाई गलियारे खोल रखा हुआ है। और 2018 की अगर बात करें, तो असबाबाद समझौते में शामिल होकर के भारत ने इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी के और कई विकल्पों का जो है सपोर्ट किया। और असबाबाद समझौते का जो उद्देश्य था, वो ईरान, ओमान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और पारगमन गलियारे की स्थापना करना था, ट्रांजिट मार्ग की स्थापना करना था, ठीक। तो ये सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करने के लिए इंडिया के प्रयास चल रहे हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि सेंट्रल एशिया का सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए। तो हमने काफ़ी कुछ जो है बातें कर लिया है। सेंट्रल एशिया इज स्ट्रेटेजिकली पोजिशंस एज एन एक्सेस पॉइंट बिटवीन द यूरोप एंड एशिया, ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे ब्रेजिनेंस्की की थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर बात करें हम, तो ये पॉइबॉट ऑफ द वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स कहा जा सकता है एक तरीके से, जैसे धुरी कह सकते हैं आप। उनका कहना है कि अगर आप दुनिया पे शासन, अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहता है कोई देश, तो उसको यूरेशियन रीजन पे कंट्रोल स्थापित करना पड़ेगा, और यूरेशिया पे कंट्रोल करने की जो कुंजी है, चाबी है, की है, वो है आपके सेंट्रल एशिया के पास। तो सेंट्रल एशिया को कंट्रोल करना पड़ेगा। दिस इज हिज व्यू, ब्रेजिनेंस्की का कहना है। और ये जो है ऑफर्स एक्सटेंसिव पोटेंशियल फॉर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए, निवेश के लिए और ग्रोथ के लिए जो है काफ़ी एक्सटेंसिव पोटेंशियल को ये ऑफर कर देता है। और ये रीजन जो है, दिस रीजन इज रिचली एंडोड विद द कमोडिटीज सच एज क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। इस रीजन में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे कि तारिम बेसिन नहीं है, तारिम बेसिन सिंचियांग प्रोविंस में है, ठीक है। फरगना वैली है। इसी तरीके से यहाँ पे और भी कुछ क्रूड उज्बेकिस्तान में है, नेचुरल गैस के कजाकिस्तान में है, ठीक है। तो नेचुरल गैस और ऑयल का काफ़ी यहाँ पे भंडार है। कॉटन यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्योर होता है, काफ़ी ज़्यादा। गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम और आयरन के यहाँ पे भंडार हैं, जो अभी भी एक्सप्लोर नहीं हुए सही से। और चाइना यहाँ पे अभी काफ़ी डोमिनेटिंग तरीके से अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है इस रीजन में। तो द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द रीजन्स ऑयल एंड गैस रिसोर्स हैज़ जनरेटेड अ न्यू लाइब्रेरी अमंग द एक्सटर्नल पावर्स। जो यहाँ पर रिसोर्सेज जो हैं, उनके कारण जो है, जो एक्सटर्नल पावर्स हैं, उनके बीच में काफ़ी एक तरीके से कंपटीशन बढ़ गया है। इस रीजन में पहले भी एक बार ग्रेट गेम हो चुका है, ठीक है।
तो अभी हम इसको द न्यू ग्रेट गेम एरा भी कह सकते हैं इस रीजन के द्वारा। मतलब यहाँ पे अपना प्रभाव जमाने के लिए चाइना, जो भी रीजनल पावर्स हैं आप कह सकते हो, रसिया, रसिया का प्रभाव, तो रसिया के तो ये नेचुरली क्लोज हैं ये कंट्रीज, ठीक है। इसी तरीके से चाइना यहाँ पे अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा प्रसार कर रहा है। इंडिया आप देख रहे हो, आप कोशिश में लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद तो जो पश्चिमी देश हैं, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, मतलब ये जो यूएस है वो भी अपनी प्रेजेंस यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली बनाना चाहता है। अपना ये यूएस सिल्क रोड का कॉन्सेप्ट लेकर के आता है इस रीजन के लिए, ठीक है। अफगानिस्तान में जब तक यूएस था उसका ये अप्रोच ये भी था कि हम सेंट्रल एशिया में अपनी पहुंच को बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इस रीजन में अभी ग्रेट गेम वाली, न्यू ग्रेट गेम की सिचुएशन पैदा हो रही है। इसमें ऑयल एंड गैस का जो सिचुएशन है, अगर बात करें हम एनर्जी सिक्योरिटी की, तो यूरेनियम और जो है एंड ऑयल एंड गैस इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा, कजाकिस्तान यूरेनियम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, काफ़ी रिच है, ठीक है। कजाकिस्तान में यूरेनियम का भंडार काफ़ी ज़्यादा है और इंडिया कजाकिस्तान के साथ इसी दृष्टिकोण से क्लोज संबंध बना रहा है। इंडिया ने एनएसजी ग्रुप से बाहर होने के बावजूद भी कजाकिस्तान ने इंडिया को ये यूरेनियम देने का वादा किया है, ठीक है। और इन कजाकिस्तान इंडिया को एनएसजी ग्रुप में भी सपोर्ट करता है, तो ये एक काफ़ी गुडविल गेस्चर्स है कजाकिस्तान के द्वारा इंडिया की जो सॉफ्ट पावर पॉलिसी है उस पर। इसी तरीके से ऑयल एंड गैस का भी काफ़ी यहाँ पे रिसोर्सेज हैं जो अभी एक्सप्लोर करने वाले हैं। इसी दृष्टिकोण से तापी पाइपलाइन शुरू करी गई थी, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, गालकिनासा गैस फील्ड, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान से लेकर के अफगानिस्तान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए इंडिया में फजलिका तक जाने वाला है, ठीक। ये इससे क्या होगा कि एक अपना पाइपलाइन बनाया जाएगा इधर सेंट्रल एशिया के साथ। इसमें अफगानिस्तान को भी फायदा होने वाला था, पाकिस्तान को भी, और इंडिया को तो होने वाला ही था ऑफ कोर्स। तो इंडिया साइंड ए सिविल न्यूक्लियर डील विद कजाकिस्तान, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। और इस तरीके से ये रीजन जो है इंडिया के न्यूक्लियर सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से चाइना का यहाँ पे बढ़ रहा है, नेशनल सिक्योरिटी की दृष्टि से देखा जाए तो भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंडिया का जो पहला और केवल एकमात्र ओवरसीज एयरबेस है वो फारखोर ताजिकिस्तान में ही बनाया गया है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो सेंट्रल एशिया की है वो स्पार्क्ड अ कंस्ट्रक्शन बूम एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेक्टर्स लाइक आईटी, फार्मास्यूटिकल एंड टूरिज्म। फार्मास्यूटिकल के फील्ड में इंडिया जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इस सेंट्रल एशिया में भी इसका बूम हुआ है। इंडिया हैज़ एक्सपर्टाइज इन दीज सेक्टर्स, इन सेक्टर्स में इंडिया जो है वो विशेषज्ञता हासिल है। और उसके साथ जो है इन देशों के साथ इंडिया जो है काफ़ी गहरा और फ्रेश, मतलब एक तरीके से रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकता है। सेंट्रल एशिया के पड़ोस में जो है क्या है, गोल्डन क्रिसेंट, जैसा कि हमने बात किया था, ईरान अफगानिस्तान का जो रीजन है, जो ये गोल्डन चंद्र आकार का जो ईरान अफगानिस्तान और का रीजन जो है, यहाँ पे ये जो ड्रग्स का जो एरिया है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग का जो काफ़ी जोर है, अफगानिस्तान में अफीम की खेती बहुत बड़ी मात्रा में होती है, ठीक है। तो इस सेंट्रल एशिया के जो नेबर में गोल्डन क्रिसेंट है, वो ओपीएम प्रोडक्शन जो है इंडिया, ईरान, पाक और अफगान में इस तरीके से है। ये इसकी वजह से जो है इस रीजन में टेररिज्म, इलीगल आर्म्स ट्रेड, इन सब का भी काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रसार हो रहा है। तो इस दृष्टिकोण से, सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरी बात, इंडिया एससीओ के माध्यम से, एससीओ जो कि सिक्योरिटी पर ही बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन था, उसके माध्यम से भी ये सेंट्रल एशिया के और इंडिया के हितों को आप समझ सकते हैं, ठीक है। और इनस्टेबिलिटी इन सेंट्रल एशिया ड्यू टू दीज फैक्टर विल हैव अ स्पिल ओवर अफेक्ट ऑन इंडिया। अगर इस रीजन में इस तरीके की कोई भी अस्थिरता फैलती है तो उसका प्रभाव जो है, स्पिल ओवर जो उसका होगा, वो इंडिया में भी हो सकता है। इसीलिए इंडिया को इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ
और इस रीजन को पूरे बेनिफिट देने के लिए जरूरी है इंडिया इनके साथ संबंधों को अपने बनाए, इनके साथ सहयोग स्थापित किया जाए। और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, इंडिया की जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है यूएनएससी में जो परमानेंट मेंबरशिप का इंडिया की जो इच्छा है उसको पूरा करने में भी ये इनकी काफ़ी भूमिका हो सकती है और ये इंडिया को सपोर्ट कर सकते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं विजिटेड ऑल 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज इन 2015, माननीय श्री मोदी जी, उन्होंने अभी हाल ही मतलब 2015 में, हाल ही में नहीं 2015 में 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज को इन्होंने विजिट किया था। ऐसा करने वाले वो पहले प्रधानमंत्री बने थे और ये इनके जो है एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी को लेकर के जो भारतीय सरकार है उसकी सीरियसनेस को दिखाता है। और इसी तरीके से इंडिया जो है सेंट्रल एशिया also India Central Asia link will be re-energized due to the India's participation in multilateral fora like Eurasian Economic Union, Heart of Asia Conference और Shanghai Cooperation। ठीक है, इंडिया रिसेंटली बिकम ए परमानेंट मेंबर ऑफ एससीओ का मेंबर। तो इन जगहों पे भी ये देश जो है, इन देशों की मौजूदगी है और इसी दृष्टिकोण से जो है कह सकते हैं कि हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस और संघाई सहयोग ऑपरेशन पे रेगुलर बातचीत इन देशों के मध्य में चल रही है। तो ये ट्रस्ट एक तरीके से इंडिया इनका विन कर सकते हैं, जीत सकते हैं और वहाँ पे अपने प्रेजेंस को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। द रीजन इज क्रूशियल इन मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। और ये रीजन जो है अफगानिस्तान में स्थिरता लाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान में तो अभी काफ़ी कुछ बदल चुका है, सिनेरियो बदल चुका है। यूएस आर्मी यहाँ से जा चुकी है, ठीक है, और यहाँ पे तालिबान ने फिर से कब्जा कर लिया है। तो अफगानिस्तान की जो रियलिटी है वो काफ़ी हद तक बदल चुकी है। अब अफगानिस्तान में कंट्रोल तालिबान का है, ठीक है। अब इनके साथ ही जो है यूएन ने भी ये बात माना है कि अब तालिबानियों के माध्यम से ही यहाँ पे अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आ सकती है। तो इंडिया को तालिबान से भी डील करना पड़ेगा। तो इस दृष्टिकोण से सेंट्रल एशियन रीजन का जो महत्व है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो सिनेरियो बदल गया है उस दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं। चैलेंजेस फॉर इंडिया, इश्यूज ऑफ द कनेक्टिविटी, जैसा कि कनेक्टिविटी का एक समस्या काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ इनका कोई समुद्री सीमा नहीं है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का। तो समुद्री सीमा नहीं होने की वजह से इंडिया इनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाता है। तो इसके लिए उसको जो है लैंड रूट का प्रयोग करना पड़ेगा और लैंड रूट जो सबसे नज़दीकी लैंड रूट हो सकता है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के माध्यम से इंडिया वहाँ पे जा सकता है। लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान तो किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं हो सकता है इंडिया के माध्यम से। और वहीं पे सीपेक का जो डेवलपमेंट है उसकी वजह से भी इंडिया वहाँ पे नहीं जाएगा। तो इंडिया अपना एक चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा है ईरान में, और इंडिया जो है अफगानिस्तान में भी काफ़ी कुछ करा गया है इंडिया के माध्यम से, जो डेलाराम हाईवे बनाया गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो करी गई थी इंडिया की कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए। अभी तो काफ़ी अनिश्चितता है इस रीजन में, अफगानिस्तान के रीजन में, क्योंकि यहाँ पे तालिबान की मौजूदगी हो चुकी है। तो अब देखना यह है कि तालिबान चाइना के इंडिया के साथ किस प्रकार का संबंध विकसित करते हैं। वो अगर पिछले वाले तालिबान की तरह करेंगे तो कोई संबंध नहीं विकसित हो पाएगा। अगर वो चेंज दिखाते हैं तो फिर इंडिया जो है इस हाईवे का प्रयोग कर सकता है सेंट्रल एशिया में जाने के लिए। अदरवाइज इंडिया को और भी कुछ अल्टरनेटिव मार्क्स की बात करनी पड़ेगी। एयर कॉरिडोर की बात हो रही है इंडिया का उनके माध्यम से जो ट्रेड को डेवलप करने के लिए। जैसा कि हमने अभी बात किया कि लैंडलॉक नेचर ऑफ द सेंट्रल एशियन स्टेट्स, देयर इज नो डायरेक्ट सी रूट इन बिटवीन India and the region. China has made a deep inroad Belt and Road initiatives in the Central Asian republics. Belt and Road initiatives के माध्यम से चाइना जो है यहाँ पे काफ़ी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, काफ़ी बड़े युद्ध स्तर से आप कह सकते हो कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप कर रहा है और यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनको भुनाने की कोशिश में लगा हुआ है। रसिया और चाइनाज कन्वर्जेंस इन सेंट्रल एशिया हैज चेंज द डायनामिक्स ऑफ इंडियाज रिलेशन विद सेंट्रल एशिया। और रसिया और चाइना का जो कन्वर्जेंस है सेंट्रल एशिया में उसकी वजह से भी इंडिया का जो रिलेशनशिप है सेंट्रल एशिया को लेकर के उसकी डायनामिक्स चेंज हो गए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान आर नॉट सिक्योर एंड स्टेबल कंट्रीज।
जैसा कि हम बात कर रहे थे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों सिक्योर और स्टेबल कंट्रीज नहीं है, तो इनके भरोसे हम अपनी कनेक्टिविटी को इन्हेंस नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम ही होगा या नहीं मालूम होगा तो आपको हम बता देते हैं कि जो चाइना का वेस्टर्न प्रोविंस है, जो ऑटोनॉमस रीजन है, इसको हम बोलते हैं सिंजियांग ऑटोनॉमस रीजन। ठीक है, तो जो ये सिंचियांग रीजन है, यहाँ पे एक समस्या रही है, आपने सुना होगा। ठीक है, उइघुर उइघुर टेररिज्म का। ठीक है, तो ये उइघुर जो टेररिज्म है, ये तुर्क मुस्लिम है और सेंट्रल एशिया से ही यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक, तो ये अपना जो है कहते हैं कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं और इसके लिए वहाँ पे एक मूवमेंट चल रहा है, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान मूवमेंट। ईस्ट तुर्कमेना टीम भी बोलते हैं उसको, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान मूवमेंट। ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी समय पहले तक यहाँ पे टेररिज्म काफ़ी बढ़ गया था और चाइना ने उसको काफ़ी आयरन हैंड से, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स के भी काफ़ी इशूज आपने सुना होगा। चाइना यहाँ यहाँ के डेमोग्राफी को चेंज कर रहा है। गो वेस्ट हॉर्न जैसे स्लोगन्स आपने सुने होंगे। गो वेस्ट हॉर्न का मतलब है कि जो भी हान पॉपुलेशन, जो चाइना की मेन एथनिक ग्रुप है, उसको यहाँ पे बसाया जा रहा है। उनको यहाँ पे काफ़ी छूट भी दी जा रही है, 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं यहाँ पे बसने के बाद, ताकि जो है यहाँ जो उइगर पॉपुलेशन है, यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज किया जा सके। तो ये एक रीजन हो सकता है यहाँ पे गो वेस्ट हॉर्न के माध्यम से। और चाइना हैज़ मेड डीप इनरोड बिल्ड्स, तो चाइना यहाँ पे इसके माध्यम से जो गो वेस्ट हॉर्न है, गो वेस्ट, ये इस तरीके से इस रीजन में चाइना की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है। यहाँ पे चाइना इसको कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी के पर्पज से एससीओ का गठन किया गया था। ठीक है, तो गो वेस्ट हान जो पॉलिसी है चाइना की, वहीं से निकल करके आप कह सकते हो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आई थी। वेस्टर्न रीजन जो चाइना का सेंट्रल रीजन है, वो इस तरीके से डेवलप्ड नहीं है इस तरीके से जो ये कोस्टल एरियाज हैं वो डेवलप्ड हैं। तो और जो ये सिंचियांग रीजन है, ये यहाँ पे अस्थिरता है। तो इन सब इस रीजन को भी डेवलप करने के लिए जरूरी है कि चाइना जो है वेस्ट का प्रयोग करके सेंट्रल एशिया में अपनी प्रभाव को बढ़ाए। तो ये रहा सेंट्रल एशिया के साथ भारत का जो संबंधों में हमने चर्चा की। और हाल ही में भारत और मध्य एशिया के बीच में जो सेंट्रल एशिया है, दूसरे बैठक के माध्यम से जो सेंट्रल एशियाई रिपब्लिक्स हैं, वहाँ पे आतंकवाद के सुरक्षित ठिकानों को नष्ट करने की मांग करते हुए संयुक्त रूप से अफगानिस्तान में शांति वार्ता के लिए समर्थन व्यक्त किया गया, जो युद्धग्रस्त अफगानिस्तान के लिए एक नए युग की शुरुआत लेकर के आया था। लेकिन अब तो वहाँ का सिनेरियो ही बदल गया है। तो ये रहा, हमने देखा सेंट्रल एशिया के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मंगोलिया के साथ इंडिया के रिलेशनशिप को, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। अगर आपको इस टॉपिक में समझाए गए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूंगा। आप हमें सुझाव दे सकते हैं ताकि हम उसमें जो है सुधार कर सकें। आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल या फिर ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें, ताकि इनसे उनकी भी हेल्प हो सके। इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच।